Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahid Hussain and today we are going to discuss about amortized analysis of different algorithms. But before starting this lecture, I would like to give you a recap of our previous lecture which was about string matching algorithms. Now come to the recap. Okay. Last lecture में जो था हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग क्या होते हैं, स्ट्रिंग के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हमें यानी कि उनके एल्गोरिथम को स्टडी करने के लिए हमारे पास जानना ज़रूरी है, वो हमने डिस्कस किए थे। और टू इम्पॉर्टेंट स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, एक ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम और दूसरा जो था हमारे पास बॉयर मोरे मॉडल जो था। बॉयर मोरे ने जो एल्गोरिथम रिप्रेजेंट किया था स्ट्रिंग मैचिंग के लिए, वो हमने डिस्कस किया था। फाइन, ओके। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग जो है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर में बी अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक $, हैश एंड अदर सिंबल्स ना, जो आप लोग यूज़ करते रहते हैं नॉर्मल। इसमें ये तो हमारे पास स्ट्रिंग की वो थी। डिफरेंट लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग को मैनिपुलेट और जो उसको प्रेजेंट किया जाता है वो डिफरेंट वे से किया जाता है। डिफरेंट मैनिपुलेशन फंक्शंस भी अवेलेबल हैं जिसमें आप लोग स्ट्रिंग को जो है वो कर सकते हो, जैसे स्ट्रिंग को कॉपी करना, स्ट्रिंग को कनकैट करना यानी कि मर्ज करना। इसके अलावा एक स्ट्रिंग के अंदर आप दूसरे सब स्ट्रिंग को फाइंड करना, और इसके अलावा जो था आपके पास स्ट्रिंग को अपर केस में लोअर केस में कन्वर्ट करना। सो दीज आर द फंक्शंस, यानी कि ये बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं किसी लैंग्वेज के अंदर जो आप स्ट्रिंग जो है मैनिपुलेशन करते हैं। फाइन, अब जो था हमारे पास स्ट्रिंग के साथ जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो बेसिक इसके साथ हमने वो डिस्कस किए थे ऑपरेशन, उसमें था कि प्रीफिक्स क्या होता है स्ट्रिंग का, सफिक्स क्या होता है, और उसके अलावा जो था हमने उसके कंकैटिनेशन को शो किया था। प्रीफिक्स कहते हैं, जैसे आप लोगों के पास एक एक्चुअल स्ट्रिंग है मिस्टर जोरान, ठीक है। अब जो मिस्टर है इट विल बी द प्रीफिक्स फॉर रिमेनिंग टैक्स। रिमेनिंग टैक्स में क्या आ जाता है, जोरान, ठीक हो गया। तो मिस्टर जोरान ये आपका कंप्लीट स्ट्रिंग हो गया। प्रीफिक्स के लिए लाजमी है कि प्रीफिक्स के बाद आपके पास एक सब स्ट्रिंग यानी कि कुछ आपके पास करैक्टर वो अवेलेबल होने चाहिए, पार्ट होने चाहिए आपकी स्ट्रिंग का। ये नहीं हो गया आप पूरे का पूरा स्ट्रिंग जो है वो एज ए प्रीफिक्स काउंट करना शुरू कर दो। फाइन, उसके बाद फिर हमने एक एग्जांपल ली थी सफिक्स की, जैसे मैंने उस लेक्चर में भी डिस्कस किया था एन अली। अगर आपका स्ट्रिंग है एन अली, तो अली जो है आपके पास वो क्या होगा, वो एज ए सफिक्स काउंट होगा। जैसे प्रीफिक्स के बाद आपके पास कुछ करैक्टर होने चाहिए, इसी तरह सफिक्स से पहले भी कुछ करैक्टर होने चाहिए। तो फिर आप लोग जो है, ये नहीं है कि आप लोगों ने पूरे स्ट्रिंग को जो एज ए सफिक्स या आप लोगों ने एज ए प्रीफिक्स ले लेना है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि स्ट्रिंग को कंकैटिनेशन यानी कि उसके कंकैटिनेशन प्रोसेस क्या होता है। तो उसके लिए फिर था हमारे पास कि दो स्ट्रिंग अगर आप ले लें और दोनों उसकी जो सिग्मा हमने उसकी लैंग्वेज यानी उसके अलावा करैक्टर को डिफाइन किया था सिग्मा के थ्रू, और वो दोनों स्ट्रिंग जो हैं वो उन्हीं करैक्टर को यूज़ कर रहे हो जो उनको अलाउ किए गए हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम दो स्ट्रिंग को कैसे कंकैटिनेट करते हैं, लेट करते हैं एक्स एंड वाई आर टू स्ट्रिंग। तो आप एक्स वाई इकट्ठा लिख दें तो इट मीन्स कि बोथ स्ट्रिंग आर गोइंग टू मर्ज, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग जो है वो मर्ज होने के लिए वो है। अब उसके बाद फिर हमने दो एल्गोरिथम जो डिस्कस किए थे, उसमें फर्स्ट वन है ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, या जिसको हम नेवी स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम जो है वो नाम देते हैं, और दूसरा था बॉयर मोरे एल्गोरिथम जो था जो हम स्ट्रिंग मैचिंग के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन में यानी कि ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम में क्या था कि आपके पास एक ओरिजिनल टेक्स्ट यानी ओरिजिनल स्ट्रिंग जिसको हम टी से प्रेजेंट करते हैं, और दूसरा आप लोगों के पास जो था वो पैटर्न यानी जिसको हम पी से प्रेजेंट करते हैं। अब इसकी वर्किंग मैकेनिज्म क्या था कि आप लोग पैटर्न को यानी कि आप लोगों ने लूप एक चलानी होगी जो आपके पूरे स्ट्रिंग को स्कैन करेगी, बट विद मैचिंग यूर पैटर्न को मैच करते हुए जो है वो उस पूरे इसको वो करेगी, स्कैन करेगी, ठीक हो गया। अब ये जो शिफ्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इसको पैटर्न मैचिंग मैकेनिज्म को प्रेजेंट करने के लिए। तो ब्रूट फोर्स
एल्गोरिथम जो था इसमें शिफ्ट नॉर्मली 1-1 का कंसीडर किया जाता था। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 करैक्टर हैं आपके ओरिजिनल टेक्स्ट के और 3 करैक्टर हैं आप लोग के पैटर्न के, तो पहले आप पैटर्न मैच करोगे फर्स्ट 3 करैक्टर ऑफ यूर एक्चुअल स्ट्रिंग यानी कि 1 2 3 के साथ पैटर्न को मैच करोगे, फिर 2 3 4 के साथ, फिर 3 4 5 के साथ, फिर 5 4 6 के साथ, और दिस प्रोसेस विल रिमेन कंटिन्यू। तो ये था वर्किंग मैकेनिज्म जो था वो ब्रूट फोर्स स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम का था। नेक्स्ट हमने जो एल्गोरिथम डिस्कस किया था वो बोयर मोरे जो स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम है हमने उसको डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू दैट एल्गोरिथम आपके पास 2 रूल्स डिफाइन किए जाते हैं जो आपके इस शिफ्टिंग जो शिफ्ट प्रोसेस है, जब आप ड्यूरिंग मैचिंग जो आप लोग शिफ्ट करते हैं कैरेक्टर्स की मूव करते हैं, वो आपको प्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। एक हमारे पास था जो था बैड कैरेक्टर रूल था यानी BCR हम जिसको कहते थे, और दूसरा था गुड सफिक्स रूल था यानी GSR हम जिसको कहते हैं। अब BCR में ये था कि आप लोगों का जो शिफ्ट होता था वो आपके पास क्या होगा, यानी कि वो मोर देन 1 प्लेसेस के ऊपर आप लोग उसको जंप करा सकते थे, ठीक है। और गुड सफिक्स रूल में क्या था कि आप लोग का जो पैटर्न होता था, जो स्ट्रिंग पैटर्न जिसका आप मैच करना चाहते थे ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो अब ज़रूरी ये नहीं है कि बाकी जो टेक्निक्स हैं जिसमें हम पूरे पैटर्न को मैच करते हैं, इसमें क्या है कि आपके पास पैटर्न के 2 करैक्टर, 4 करैक्टर, 5 करैक्टर या पूरा पैटर्न जो है वो भी मैच हो सकता है। उसी मैचिंग की बेस पे फिर हम क्या करते थे कि जितना सब स्ट्रिंग मैच कर जाता है उसी की बेस पे फिर हम एक वेरिएबल s डिफाइन करते थे जो आपके स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग s का साइज सब स्ट्रिंग जो बनता था ना पैटर्न का, उसका साइज प्रेजेंट करता था, और फिर उसी के मुताबिक हम क्या करते थे नेक्स्ट शिफ्ट मूव चला लेते थे। ठीक हो गया। तो ये आपके पास बोयर मोरे जो एल्गोरिथम है स्ट्रिंग मैचिंग के लिए, जब आप स्ट्रिंग को मैच करते हैं तो ये उसका एनालिसिस था। जब हम इसकी कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो उसके लिए एक सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं कि इसकी वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिथम की क्या होगी। तो उसमें ये सिंपल है कि अगर आपके पास लैंग्वेज सिर्फ एक करैक्टर की है, यानी कि आप सिग्मा में सिर्फ 1A डिफाइन कर लो और आपका जो टेक्स्ट है उसमें सारे A हैं, लेट करते हैं 20 A's हैं, टेक्स्ट T इक्वल टू 20 A's आप लिख दें, A एंड सो ऑन, ठीक है। पैटर्न में आपके पास 4 करैक्टर हैं और वो भी A हैं, तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हर एक पे आपको शिफ्ट मिलती जाएगी क्योंकि वो तो करैक्टर जो है वो मैच करता जाएगा। तो जब आप इसका वर्स एनालिसिस करते हैं तो आप लोगों को थीटा n इंटू m, n क्या शो कर रहा था उस लास्ट लेक्चर में, n जो प्रेजेंट करता था वो आपके पास साइज ऑफ पैटर्न था और m जो था वो आपके पास साइज ऑफ आपके एक्चुअल स्ट्रिंग का था। सो this was the end of our recap about previous lecture. Now come to today lecture. हमने यानी कि स्टार्ट से लेकर जब से भी हमने डिफरेंट एल्गोरिथम को स्टडी किया, डिस्कस किया, ख़ासकर जब हमने उसका रेट ऑफ ग्रोथ या हमने अपने एल्गोरिथम की रन टाइम या आप लोग कह सकते हैं कि उसकी कास्ट कैलकुलेट करते रहे डिफरेंट एल्गोरिथम की, यानी कि आप लोगों को याद हो तो सॉर्टिंग हो गया, सर्चिंग हो गया, डिफरेंट सिंपल एल्गोरिथम थे, फिर हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग या ग्रीडी एल्गोरिथम्स को भी यूज़ किया। तो हर एक एल्गोरिथम के जो थे हमने एनालिसिस प्रेजेंट किया, और एनालिसिस भी किस इस पे हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट केस हैं कि उसका बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, और ऐसे एल्गोरिथम जिसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो जाती थी। फॉर एग्जांपल जिसमें हम थीटा के थ्रू हम उन एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी को प्रेजेंट करते थे, तो वो हमें क्या शो करती थी, वो फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको याद पड़ता हो लीनियर सर्च की अगर हम बात कर लें, तो लीनियर सर्च में बेस्ट केस क्या होता था कि आपको एलिमेंट फर्स्ट लोकेशन पे मिल जाता था, और आपके पास वर्स्ट केस क्या होता था कि आपको एलिमेंट n लोकेशन पे मिलता था। ठीक हो गया। अब एवरेज केस जो है ये प्रोबेबिलिटी पे था। क्या प्रोबेबिलिटी इसमें इन्वॉल्व थी कि हो सकता है वो सेकंड लोकेशन पे मिल जाए जिसको आप सर्च करना चाहते हैं, हो सकता है थर्ड पे, हो सकता है फोर्थ पे,
ये फिक्स नहीं था कि मसलन 2 से लेकर n-1 लोकेशन के किसी भी लोकेशन पे आपको वो एलिमेंट फाउंड हो सकता है, तो वो आपका एवरेज केस जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो एवरेज केस को हम मोस्टली किससे प्रेजेंट करते होते हैं, थीटा नोटेशन से, जो बिगो यानी एसिम्प्टोटिक नोटेशन आपके पास है ना थीटा की, हम उसके थ्रू जो है उसको प्रेजेंट करते थे। फाइन, अब जो है हमारे पास थीटा जो शो करता है एवरेज केस एनालिसिस को शो करता है आपके किसी भी एल्गोरिथम की, लेकिन उसमें भी जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं वो प्रोबेबिलिटी के फैक्टर जो है वो कंसीडर किया जाता है। लेकिन एमोटाइज एनालिसिस जो है इट इज़ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है जो हम लोग एवरेज केस एनालिसिस करते थे उन एल्गोरिथम का। तो आज के लेक्चर में हमने यही देखना है कि जो हम पहले एवरेज केस एनालिसिस करते थे उसमें और जो अब एमोटाइज एनालिसिस करने जा रहे हैं डिफरेंट एल्गोरिथम का, इनके प्रोसेस में क्या फ़र्क है। एमोटाइज एनालिसिस जो है ये प्रोबेबिलिटी केस पे नहीं चलता, ये आपको एग्जैक्ट आपको सोल्यूशन जो है एनालिसिस करके बता देता है। और एक चीज़ और कि हम जब पहले एल्गोरिथम का एनालिसिस करते थे इसमें जैसे थीटा हम उसका वो कर रहे हो, एवरेज केस कर रहे हो, वर्स्ट केस कर रहे हो, तो हम सिंगल ऑपरेशन में उसको हम सिंगल कास्ट उसकी कैलकुलेट कर देते थे। ठीक है, डिफरेंट कास्ट, अगर आपका वो ऑपरेशन कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, फिर भी हम उसको अलग कास्ट दे देते थे। अगर वो उस तरह कॉस्टली नहीं होता, एक्सपेंसिव नहीं था, फिर भी हम उसको एक सेपरेट कास्ट जो है वो असाइन कर देते थे। लेकिन एमोटाइज एनालिसिस में आपकी एक ऑपरेशन की बजाय आपके पास सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को जो है एक स्पेसिफिक का वो जो है कास्ट असाइन कर दी जाती है। अब उस सीक्वेंस में कोई ऐसा ऑपरेशन भी हो सकता है जो मोर एक्सपेंसिव हो, या ऐसे भी हो सकते हैं कि सारे ऑपरेशन जो हैं वो सेम लेवल के हों, लेकिन उनको एक उस पूरे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को एक स्पेसिफिक कास्ट जो है असाइन कर दी जाती है। ठीक है, और यही हमारे आज के लेक्चर का वो डिस्कशन होगी कि वो हम कैसे एमोटाइज एनालिसिस करेंगे अपने डिफरेंट एल्गोरिथम्स का, और हमें इसमें 2-3 एग्जांपल भी हम कंसीडर करेंगे, फिर उसका सिंपल एनालिसिस भी करेंगे और साथ ही उसका हम एमोटाइज एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, नो कम टू एमोटाइज एनालिसिस, इट इज नॉट जस्ट कंसीडर वन ऑपरेशन बट ए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑन ए गिवन स्ट्रक्चर। ये जैसे अभी मैंने बात की थी कि एमोटाइज एनालिसिस के वक्त आप एक ऑपरेशन को कंसीडर नहीं करोगे, आप सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को कंसीडर करोगे। फाइन, फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू ए प्लस बी। पहले आप लोग इनको सेपरेट कास्ट असाइन कर देते थे सिंपल प्रोसेस में, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन लेंगे, अगर ये सेम ऑपरेशन है, चाहे इनमें से कोई कास्टली है, एक्सपेंसिव है या नहीं, हम इनको एक ही कास्ट को काउंट कर लेंगे। ठीक हो गया, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को हम कंसीडर करेंगे, हर ऑपरेशन को सेपरेटली कंसीडर नहीं करेंगे। एवरेज कास्ट ओवर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हमने फाइंड करनी होगी कि वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन की एवरेज कास्ट क्या है, यानी ये जो कास्ट होगी, ये कास्ट जो हमने लिखी, ये होगी एवरेज कास्ट ऑफ सीक्वेंस, एवरेज कास्ट ऑफ सीक्वेंस होगी। फाइन, ओके। प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस क्या है, आपके पास जितने भी एवरेज कास्ट, रनिंग टाइम, एवरेज ऑल पॉसिबल इनपुट्स ऑफ वन एल्गोरिथम जो हमने कर चुके हैं, ये उसको डिपेंड करता था। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को लीनियर सर्च की एग्जांपल दी, ठीक है। इफ यूजिंग प्रोबेबिलिटी कॉल्ड एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम, यानी कि वो जो थीटा हमारे पास काउंट होता था इन केस ऑफ लीनियर सर्च, तो ये आप लोगों का क्या था, एक्सपेक्टेड था, इट इज नॉट एक्चुअल टाइम। ठीक है, अब एमोटाइज एनालिसिस क्या कहती है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा। एवरेज परफॉर्मेंस ऑन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ये आपको प्रेजेंट करेगी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो कंसीडर किए गए हैं उनकी एवरेज कास्ट। फाइन, इवन सम ऑपरेशन इज एक्सपेंसिव, मे बी कि उस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में कुछ ऑपरेशन जो है वो एक्सपेंसिव भी हो इन कास्ट ऑफ, किस केस इसमें एक्सपेंसिव हम कंसीडर कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन, ओके। It guarantee average performance of each operation among the sequence in worst case,
यानी कि ये जो सीक्वेंस होगा ना, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 3, ये सीक्वेंस है इनका, ठीक हो गया। अब इनकी जो एवरेज परफॉर्मेंस कास्ट होगी ना, वो आप फाइंड करोगे। एमोटाइज एनालिसिस एवरेज परफॉर्मेंस कास्ट फाइंड करेगा। फिर हर ऑपरेशन की जो कास्ट होगी, एवरेज परफॉर्मेंस कास्ट ऑफ ईच ऑपरेशन जो है वो किस केस में होगी, वो वर्स्ट केस में होगी, वर्स्ट केस में, ठीक हो गया। तो ये आपके पास एमोटाइज एनालिसिस का एक बैकग्राउंड था। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व नहीं होगी, फाइन। सेकंड, आपके पास सिंगल ऑपरेशन की बजाय सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को कंसीडर किया जाएगा। थर्ड, इनकी जो कास्ट होगी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन की, वो आपके पास एवरेज परफॉर्मेंस कास्ट होगी थ्रू एमोटाइज एनालिसिस, फाइन। फोर्थ, अब इस सीक्वेंस की हर ऑपरेशन की कास्ट जो होगी वो होगी वर्स्ट केस में प्रेजेंट होगी, यानी कि हर ऑपरेशन अपनी वर्स्ट केस को प्रेजेंट करेगा, फिर हम उसका एवरेज जो है वो एनालाइज करेंगे। तो ये एक थीम है बिहाइंड एमोटाइज एनालिसिस के, ठीक है। देयर आर 3 मेथड फॉर एमोटाइज एनालिसिस। 3 मेथड है हमारे पास, एग्रीगेट एनालिसिस, अकाउंटिंग मेथड एंड पोटेंशियल मेथड। एग्रीगेट एनालिसिस क्या है? टोटल कास्ट ऑफ एन ऑपरेशंस, टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय एन, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय एन हो गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग करते हो 1 + 1, एक एक कास्ट हमने दे दी और डिवाइडेड बाय एन कर दिया, तो एवरेज कास्ट उसकी 3/3, तो 1 कंसीडर हो जाएगी, ठीक है, अगर उस सीक्वेंस के लिए है। तो ये एग्रीगेट एनालिसिस हो गया, ठीक है। अकाउंटिंग मेथड क्या होगा, यानी कि अगर आप एमोटाइज एनालिसिस के लिए अकाउंटिंग मेथड यूज करोगे, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा, असाइन ईच टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन डिफरेंट एमोटाइज कास्ट, ठीक हो गया। हर ऑपरेशन को डिफरेंट एमोटाइज कास्ट असाइन कर दें। ओवरचार्ज सम ऑपरेशन, सम ऑपरेशन को जो है आप लोग ज्यादा कास्ट असाइन करेंगे, ओवरचार्ज कर देंगे, ठीक है। अब वो जो ओवरचार्ज कर रहे हैं वो आप कंसीडर करेंगे एज ए क्रेडिट आपके पास है ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक ऑपरेशन को आप लोगों ने C1 + समथिंग एक्स्ट्रा कास्ट, ओवरहेड या ओवरचार्ज कास्ट आप दे दिए, तो वो आप लोग कहाँ पे यूज करेंगे, एज ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। देन यूज द क्रेडिट ऑफ कंपनसेशन फॉर सम लेटर ऑपरेशन। जब आपकी एनालिसिस कंप्लीट होगा तो मे बी हमें कुछ ऑपरेशन ऐसे होंगे जो मोर एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन हमने उसकी एवरेज कास्ट कम कंसीडर की हुई होगी, तो यही जो ओवरचार्ज है ये कास्ट वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इट इज द थीम और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग मेथड ऑफ एमोटाइज एनालिसिस। क्या है इसका, पहले आप इन तीनों मेथड को अच्छी तरह समझें, क्योंकि जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि हम आगे जो है वो इसको कैसे वो करेंगे। एग्रीगेट में मैं अब रिपीट कर रहा हूँ, एग्रीगेट में आपके पास क्या होगा कि आप लोगों ने टोटल कास्ट ऑफ एन ऑपरेशन करनी है, डिवाइडेड बाय एन आपका हो जाएगा, सिंपल फार्मूला उसका है। अकाउंटिंग मेथड फॉर एमोटाइज एनालिसिस के लिए क्या होगा, आप लोगों ने हर ऑपरेशन को एक एमोटाइज कास्ट दे देनी है, उसके बाद फिर आपने बाज ऑपरेशन को ओवरचार्ज करना है, और वो ओवरचार्ज आपका एज ए क्रेडिट कंसीडर होगा, या एज ए क्रेडिट किस पर्पस के लिए होगा, जब आप कंपनसेट करेंगे, ठीक है, कंपनसेट करेंगे किसके साथ, बाज ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन आप उसकी जो एवरेज एमोटाइज कास्ट ले रहे होते हो वो उस लेवल की नहीं रहे होते, क्योंकि आप लोगों ने तो सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। क्योंकि एमोटाइज एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इट इज नॉट कंसीडरिंग सिंगल ऑपरेशन, इट कंसीडर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, फाइन। तो उस बेस पे पोटेंशियल मेथड वर्क सेम जस्ट लाइक अकाउंटिंग मेथड, लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि जो आपके पास वो एक्स्ट्रा ओवरचार्ज होगा क्रेडिट, वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे फर्दर ऑपरेशन में जो है वो यूज किया जा सकता है,
ठीक है, ये फिर हमें एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास, अब डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सिनेरियो देखेंगे, साथ साथ उसका एनालिसिस भी हम करते जाएंगे। एग्जांपल ऑफ एमोटाइज एनालिसिस में सबसे पहले है स्टैक ऑपरेशंस। स्टैक के ऊपर आप लोग ये स्टैक का लेआउट है, डेटा स्ट्रक्चर में आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा। ठीक है, ये एन उसका साइज होता है, टॉप उसका पॉइंटर होता है। ठीक है, दो ऑपरेशन है, एक पुश है एक पॉप है। ठीक हो गया, और एक मल्टी पॉप है, यानी डिस्ट्रॉय भी आप उसको कह सकते हैं, और यहाँ पे हम मल्टी पॉप आर आप लोग इसको डिस्ट्रॉय भी कह सकते हैं, यानी कि आप तमाम एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, जब आपका एक एलिमेंट पुश होगा तो हम उसकी एवरेज कास्ट लेते हैं वन ऑपरेशन। ठीक हो गया, वो पॉप हो रहा है 1 ऑपरेशन, यानी कास्ट 1, और मल्टी पॉप हो रहा है तो फिर आपके पास जो है क्या होना चाहिए, ये मल्टी पॉप का फार्मूला है, ये आप लोग देख लें। ठीक है, अब ये n तक चलेगा तो इसके पास आपके पास होना चाहिए O ऑफ n। वाई, क्योंकि आपने तमाम को डिलीट करना है तो आपको यू नीड ए लूप, आप लोगों को एक लूप की जरूरत पड़ेगी, और वो लूप कितने टाइम चलेगी, जितने टाइम आपके पास स्टैक का जो टॉप पॉइंटर सेट है वहां तक। ठीक हो गया। अब लेट अस कंसीडर ए सीक्वेंस ऑफ n पुश पॉप एंड मल्टी पॉप। अब हम सीक्वेंस बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले 3 पुश हुए, पहले 3 एलिमेंट पुश हो गए, फिर एक पॉप हो गया, फिर 3 पुश हो गए, तो ये आपने सीक्वेंस बनाना है कि ये सीक्वेंस बन रहे हैं। ठीक है, अब ये n सीक्वेंस ले रहा है कि अगर n सीक्वेंस बनते हैं तो फिर आपके पास इस सिनेरियो में एमोटाइज एनालिसिस में आपके पास क्या हो जाएगा, O ऑफ n। सिंपल में भी O ऑफ n, और जब आप ये जो O ऑफ n है ये आपके पास मल्टी पॉप का है, लेकिन अगर ये O n लेंगे तो ये इन तीनों ऑपरेशन का सीक्वेंस का है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें कास्ट ऑफ द सीक्वेंस इज O(n)² करेक्ट बट नॉट टाइट। वजह इसकी क्या है, क्योंकि आप लोग तो ये सीक्वेंस रिपीट कर रहे हो, और आप देखें मल्टी पॉप की नॉर्मल क्या थी, n थी, तो जब आप इसको सीक्वेंस को रिपीट करोगे तो ये n² काउंट हो जाएगा, क्योंकि ये देखें ना हमने यहाँ पे मल्टी पॉप की O ऑफ n तो ले ली है, और जब आप सीक्वेंस में उसको दोबारा लाओगे यानी कि वो नेस्टेड लूप की तरह आ जाएगा। जैसे नेस्टेड लूप के लिए हम एक्सटर्नल लूप, आपके पास इंटरनल लूप, एंड देन उसके अंदर की जो ऑपरेशन होता है वो n² टाइम अकर जो हो जाता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो है कि यहाँ पे n² क्यों लिया जा रहा है, वो इसलिए कि जो मल्टी पॉप ऑपरेशन है आपका, इसकी अपनी जो कम्प्लेक्सिटी हमने जो अभी देखी थी, रेट ऑफ ग्रोथ जो देखा था वो n था। अब चूंकि सीक्वेंस भी n टाइम परफॉर्म हो रहा है तो वो n² फॉर्म में प्रेजेंट किया जाएगा। अब इसका एग्रीगेट एनालिसिस कैसे होगा। ठीक है, इन फैक्ट ए सीक्वेंस ऑफ n ऑपरेशंस, जो हमने अभी स्टैक के लिए, इनिशियली स्टैक एम्प्टी है, किस कास्ट में, दिस थिंग। ठीक हो गया। वाई, बिकॉज ईच ऑब्जेक्ट कैन बी पॉप ओनली वंस including multi-pop. For each operation it is pushed, so number of pop is more equal to number of push, which is at most n. अगर स्टैक स्टार्ट से empty है, ठीक हो गया, तो आप लोग पुश करते हो 3 एलिमेंट, तो आप लोग पॉप कितने करोगे, वो भी 3 एलिमेंट करोगे, तो हो तो सीक्वेंस में रहे हैं। ठीक है, यानी कि सीक्वेंस क्या है कि पुश होगा, पॉप भी हो सकता है, या 3 पुश 3 पॉप, 2 पुश 2 पॉप, या इस तरह आप पहले तीनों पुश कर दें फिर तीनों पॉप कर दें। एनी सीक्वेंस जो है आपका कंसीडर किया जा रहा है। तो अगर आपके पास एक पुश ऑपरेशन 3 टाइम हो रहा है या n टाइम हो रहा है तो पॉप भी उतने टाइम हो जाएगा, तो ये एट मोस्ट इनके जो है n वैल्यू के लिए ये सेम होंगे। ठीक है, ये एग्रीगेट एनालिसिस इसमें देखें। अब ये तो उसका हो गया O ऑफ n, और वो क्या था हमारे पास, एवरेज कास्ट ऑफ एन ऑपरेशन। एग्रीगेट एनालिसिस में हम लेते होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल n, कितने एलिमेंट कितने n, तो ये डिवाइड होगा। तो अब एग्रीगेट एनालिसिस में आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कौन कौन से, पुश पॉप मल्टी पॉप की जो कास्ट है वो आपके पास कांस्टेंट कंसीडर की जा रही है। कौन सी कास्ट, एग्रीगेट एनालिसिस की। फाइन, और नॉर्मल क्या थी, अगर हम इसका वो दूसरा रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड करते एमोटाइज एनालिसिस के अलावा, तो वो हमारे पास बनती है O ऑफ n, सिंपल O ऑफ n बन जाती है। ठीक हो गया।
amortized cost in aggregate analysis it define as average cost. ठीक है, अब amortized cost जो होती है एग्रीगेट एनालिसिस में हम उसको क्या नाम देंगे, एवरेज कास्ट. तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, O ऑफ N1 जो है ये एवरेज कास्ट एनालिसिस हो गया, एवरेज कास्ट एनालिसिस ऑफ किसका, स्टैक का, फॉर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कौन कौन से, पुश, पॉप एंड मल्टी पॉप का हो गया. ठीक हो गया. उसके बाद एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं, वो है बाइनरी काउंटर की. नॉर्मल काउंटर तो आपको पता है, जैसे 1 2 3 4 5 ये काउंटर है, काउंट कर रहा है आपके पास. बाइनरी में नॉर्मल मैं आपको एक वेट ऊपर ये बना के दे देता हूँ. मतलब आप 4 इसका काउंटर चलाना चाहते हैं तो 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 4 बिट के मुताबिक मैं आपको काउंटर का वो कर रहा हूँ. 2 4 8. अब आप लोग देखें, अगर स्टार्ट करते हैं 0, ये 0 0 0, 1 0 0 0 1, 2 0 0 1 0, 3 0 0 1 1, 4 0 1 0 0, 5 0 1 0 1, 6 0 1 1 0 और ये कंटिन्यू रहेगा. आपके पास लास्ट 15 है. अब उसके लिए क्या करोगे, तमाम को ऑन कर दोगे. ठीक है. अब आप लोग देखें ये बाइनरी काउंटर चल रहा है, ये एक बिट चेंज हुई, अब फिर आपने बिट चेंज की. अब यही जो स्पेसिफिक रूल है वो हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं कि बाइनरी डिजिट्स के थ्रू हम बिट्स को कैसे शिफ्ट करें. ठीक है, कैसे सेट करें, कैसे फ्लिप करें कि हमें नेक्स्ट नंबर जो है वो मिल जाए. अब एक डिजिट को, एक बाइनरी डिजिट को फ्लिप करने का मतलब आप उसको वो करना चाहते हो, अगर 0 है तो 1 करना चाहते हो, 1 है तो 0 करना चाहते हो. ये फ्लिप है. डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन जो सब्जेक्ट है जिसमें आप सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ोगे तो उसमें इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो आप लोगों के पास क्या है, फ्लिप फ्लॉप की है. और फ्लिप फ्लॉप का मतलब यही है कि वो आपके एग्जिस्टेंट बाइनरी डिजिट जो होता है उसको 0 और 1 में जो है वो मूव करते हैं. ठीक हो गया. अब ये उसका आपके पास बाइनरी काउंटर जो है उसका एक सूडो कोड है, वो आप लोग देख लें. लेंथ के आपके ये, जैसे ये लेंथ के है 4 डिजिट्स की, 4 बाइनरी डिजिट्स, और आप लोगों के ये एरे काउंट हो रही है ऑफ बिट एरे. ठीक हो गया. इंक्रीमेंट मतलब ये के जो है ये नंबर को शो करेगा और ये जो उसके है बाइनरी डिजिट्स को शो कर रहे हैं. ठीक हो गया. इंक्रीमेंट ए ये आपके प्रोसीजर का नाम हो गया. आप इनिशियलाइज आई 0 कर दें. अब ये जो स्टेप है ये आपको इसके बाद समझ आएंगे जब आप ये एक ये लेआउट देख लें. ये वही आपके पास उसका वो है बाइनरी काउंटर का लेआउट है, देख लें. ये आपके पास एरे ए, और आप इस चीज को नोट करें, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ए ऑफ 5, ए ऑफ 6, ए ऑफ 7. ठीक हो गया. और आप लोग पहले देखें, स्टार्ट में सारे आप सेट कर दें 0 0, फिर आप इसको फ्लिप करें 1. ठीक है. फिर इसके बाद आप इसको अगर फ्लिप करते हैं 0, नेक्स्ट को फ्लिप कर दें 0 से 1. इसी तरह अब इसको फ्लिप करेंगे, न्यू नंबर बनेगा, नेक्स्ट इंक्रीमेंट है. ये देखें ये काउंटर भी चल रहे हैं, काउंटर वैल्यू भी आ रही है के की. ठीक हो गया. और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा. अब आप लोग देखें इसके सूडो कोड को, while I less than or equal to k. ठीक हो गया. एंड a of I equal to 1. अब स्टार्ट में I 0 है तो आप लोग देखोगे a of I equal to a of 0 equal to 1. ठीक है. अब ये तो 1 नहीं है, ये तो स्टार्ट में क्या था 0 है, तो अब ये कंडीशन नहीं चलेगी. ठीक हो गया. ये सारी लूप फॉल्स. अब आपके पास है कि इफ आई लेस देन, ठीक हो गया. आपके पास कितने वो हैं, कितने बिट हैं, यहाँ पे हम के की वैल्यू 4 बिट ले रहे हैं बिकॉज 4 बिट हम यूज कर रहे हैं.
ठीक है। और जो इस एग्जांपल में के की वैल्यू ली गई है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व की हुई दिखाई थी, उसमें के की वैल्यू आपके पास कितनी कंसीडर की जा रही है, 8। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, आई लेस देन ये 4, ये कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि आई आपके पास क्या होगा, 0। तो आप लोगों ने ए ऑफ आई को कर देना है 1। तो अब ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इसमें ये क्या हो जाएगा, 1। ये नेक्स्ट काउंटर फाइंड कर रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें जाएगा, फिर आपके पास आई जो है नेक्स्ट नंबर के लिए, नेक्स्ट काउंटर के लिए 0 से, और उसके बाद फिर आपके पास वही 8 बिट, यहाँ पे हमारे पास 4 बिट हैं इस एग्जांपल में, तो 4 ये 0 और ए ऑफ आई जो है वो 1। ये देखें ये तो 1 है यहाँ पे अब इसके लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसके अंदर आएंगे, फिर इसको आप फ्लिप कर देंगे नेक्स्ट के लिए 0। ये देखें अब 0 हो गया, ठीक हो गया। आई इंक्रीज हो जाएगा, अब आई 1 हो गया, आई हो चुका है 1, तो वापस आएंगे तो इधर हो जाएगा 1 लेस देन आर इक्वल टू 4 एंड ए ऑफ 1 इक्वल टू 1, बट ए ऑफ 1 इट इज नॉट इक्वल टू 1, इट इज 0। तो देन कंडीशन फॉल्स, बाहर आ जाएंगे और फिर आप लोग उस बिट को जो है वो कौन सी वैल्यू दे देंगे, वो 1 असाइन कर देंगे। तो ये बाइनरी काउंटर की एग्जीक्यूशन जो मैंने आपको समझा दी कि कैसे होगी। अब आप इसका क्विक कर्सरी एनालिसिस देख लें। ए सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ इंक्रीमेंट टेक्स 0k इन द वर्स्ट केस व्हेन ए कंटेन ऑल वंस, यानी कि अगर आपके पास सारे 1 हों, के आपके पास है 8, तो 8 के 8 1 हो, तो फिर आप लोगों के पास ये वर्स्ट केस, यानी जितने बिट्स हैं ये तो उसका हो गया जब आप एक नंबर को विजिट कर रहे होते हैं। बट यू आर यूजिंग द सीक्वेंस ऑफ एन एग्जीक्यूशन, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, अब चूंकि आपके पास नंबर कितने थे जितने आप लोग जनरेट करने, 1 2 3 4 अप टू 16 था, और यहाँ पे के आप लोगों के पास क्या था, 1 2 4 8, यानी कि के की वैल्यू थी वो 4 थी, और ये जो आपके पास हो जाएगा ये एन सीक्वेंस है, एन सीक्वेंस ऑपरेशंस है। फाइन। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी कम्प्लेक्सिटी वो आपके पास हो जाएगी ओ एन के हो जाएगी। अब उसके बाद है द बाउंड इसका बट नॉट टाइट, टाइट बाउंड इसको यूज नहीं किया गया क्योंकि आई जो है हमने 0 से स्टार्ट किया था, लूज बाउंड पे रखा हुआ है, और ये आपके पास इसकी कम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है। ओके नो। अब इसके बाद है कि इसी बाइनरी काउंटर का फिर हम कौन सा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एग्रीगेट एनालिसिस कर रहे हैं। एमोटाइज का कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं, एग्रीगेट, जो हमने पिछले स्टैक के लिए भी किया था। अब पहला काम आप लोग क्या कर रहे हैं, देखें इसमें ये कास्ट आप देते जाए, ये इसकी कास्ट है। अब ये कास्ट दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनी है। एक जब आप स्कैन करते हैं तो आप कितने बिट्स को चेंज करते हैं वो, फिर जब आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आप आखिर पे फिर जब उस बिट को चेंज करते हैं वो कास्ट, ठीक है। तो हर एक शिफ्ट की आपके पास अलग कास्ट है, और अब 3 का मतलब है कि आप लोगों ने 3 कंपैरिजन किए होंगे, 3 आप लोगों ने ऑपरेशन किए होंगे, इसलिए इसकी कास्ट 3 है। और जो आखिरी 30 है 31, इसका मतलब है आप लोगों ने 31 ऑपरेशन किए हैं, तो इसकी कास्ट जो है हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, 31। तो ये एलोकेट कर देंगे सूडो कोड को एग्जीक्यूट करते हुए। अब यहाँ पे A0 फ्लिप एवरी टाइम, टोटल ये एंड टाइम लेता है, ठीक है, अगर ये फर्स्ट वन। अब इसके बाद n/2 टाइम, n/4 टाइम एंड कंटिन्यू, क्योंकि आप लोगों ने ये लूप चलानी है, पीछे सूडो कोड में हमने देखा था। तो टोटल फ्लिप, नंबर ऑफ फ्लिप जो है वो आपके पास क्या बने, 2n बन गए। बट वन थिंग नोटेड, आपकी जो रनिंग टाइम है यहाँ पे वो डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ फ्लिप्स, यानी कि कितनी चेंज आई हैं, कितनी बार हमने 0 से 1 1 to 0 किया है, ठीक हो गया, ये फ्लिप है। बट नॉट ऑल बिट फ्लिप ईच टाइम इंक्रीमेंट इज कॉल्ड। हमने ये नहीं देखा कि इंक्रीमेंट कितनी बार कॉल हो रहा है, कितने सीक्वेंस हम जनरेट कर रहे हैं। हमने ये देखा है कि ओवरऑल चाहे वो जितने भी सीक्वेंस जनरेट हों, जितने भी ऑपरेशन उस सीक्वेंस के अंदर हों,
हमने तमाम के टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स को जो है वो काउंट किया है और वो आपके पास बनते हैं दिस थिंग। ठीक हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखें नंबर हैं 16, तो फ्लिप आपके पास कितने बन रहे हैं 31, तो नियरली आपके पास 2 into 16 आपके पास 31, और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा। तो ये एमोटाइज एनालिसिस की कौन सी मेथड के लिए हम कर रहे थे, एग्रीगेट मेथड के लिए। अभी दोबारा देखें इसका इंक्रीमेंट का, द वर्स्ट केस रनिंग टाइम इज O of n फॉर सीक्वेंस ऑफ n इंक्रीमेंट। ठीक हो गया। सो एमोटाइज कॉस्ट पर ऑपरेशन इज 0, 1। क्यों? क्योंकि इन एग्रीगेट मेथड आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि एमोटाइज कॉस्ट जो होती है वो इक्वल होती है किसके, आपके पास एवरेज कास्ट के। ठीक हो गया, एवरेज कास्ट के। और इसका फार्मूला क्या है आपके पास, O of n डिवाइडेड बाई n। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे भी O of n आ रहा है और यहाँ पे भी n है, तो आप डिवाइड करेंगे तो देन इट विल बी इक्वल टू 1। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एमोटाइज कास्ट हो गई किस, इस मेथड के अंदर, एग्रीगेट मेथड के अंदर। और एग्रीगेट मेथड किसका, एमोटाइज एनालिसिस का फर्स्ट मेथड है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जांपल, बल्कि नेक्स्ट टेक्निक पे आप लोग आ जाएं, विच वन इज अकाउंटिंग मेथड। अकाउंटिंग मेथड कि हम एमोटाइज एनालिसिस में अकाउंटिंग मेथड कैसे परफॉर्म करेंगे। तो आइडिया हम इसका पहले डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट 2 स्लाइड में। अब देखें फर्दर इसकी डिस्क्रिप्शन देखें। फर्स्ट आपका जो टास्क होगा, असाइन डिफरेंट चार्जेस टू डिफरेंट ऑपरेशंस। आप जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, सीक्वेंस स्टेप्स हो रहे हैं, उनको आप डिफरेंट कास्ट असाइन कर दें। ठीक है। द अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एमोटाइज कास्ट। जो आप लोग चार्ज उस पर लगा रहे हैं एमोटाइज एनालिसिस में, वो आपकी कौन सी कास्ट कहलाएगी, एमोटाइज कास्ट कहलाएगी। एमोटाइज कास्ट इज मोर और लेस देन एक्चुअल कास्ट। अब इसकी कास्ट जो है ये मोर भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है आपके एक्चुअल कास्ट के। ये जब हम एक एल्गोरिथम का एनालिसिस करेंगे तो उस वक्त हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। व्हेन एमोटाइज कास्ट ग्रेटर देन एक्चुअल कास्ट, द डिफरेंस इज सेव इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एज ए क्रेडिट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी कास्ट है एक्चुअल कास्ट, लेट कहते हैं वो है C1, किसी ऑपरेशन की एक्चुअल कास्ट C1 है और उसकी एमोटाइज कास्ट जो है वो भी आपके पास है, लेट करते हैं C1 डैश या कंप्लीमेंट। तो आपके पास जो क्रेडिट होगा, क्रेडिट किसके बराबर होगा आपके पास, एमोटाइज कास्ट माइनस आपके एक्चुअल कास्ट ऑफ योर ऑपरेशन। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है क्योंकि अगले स्लाइड्स में ये चीज यूज होगी कि क्रेडिट जो होगा वो आपके पास इक्वल होगा एमोटाइज कास्ट माइनस आपके एक्चुअल कास्ट ऑफ योर ऑपरेशन। द क्रेडिट कैन बी यूज लेटर ऑपरेशन हुज एमोटाइज कास्ट लेस देन एक्चुअल कास्ट। अब ये जो क्रेडिट है ये कहां पे यूज होगा, ये क्रेडिट जो यूज होगा उस ऑपरेशन के लिए जिसमें आपके पास क्या होगी, एमोटाइज कास्ट जो है वो लेस होगी आपके एक्चुअल कास्ट ऑफ ऑपरेशन से। ठीक है। तो उस वक्त आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो हम उसी क्रेडिट को उस नेगेटिव वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये प्रोसेस है, आपके पास आइडिया है एमोटाइज एनालिसिस का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल। अब इसके इंपॉर्टेंट पहले कंडीशन देखें कि क्या क्या है। सपोज एक्चुअल कास्ट इज CI फॉर i ऑपरेशन, यानी कि एक अगर ऑपरेशन का नंबर है जो हम कंसीडर कर रहे हैं i, तो उसकी हम एक्चुअल कास्ट कंसीडर कर रहे हैं, एक्चुअल कास्ट इक्वल टू C ऑफ i। ओके, नो व्हाट विल बी एमोटाइज कास्ट, एमोटाइज कास्ट विल बी CI कंप्लीमेंट, और ये मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर ली। ठीक हो गया। अब आपके पास जो टोटल आपके पास वो है एमोटाइज कास्ट, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, आप लोगों के पास किसके होना चाहिए, आपके टोटल एक्चुअल कास्ट के होना चाहिए। ये फार्मूला आप समेशन का लगा लेंगे। ठीक है।
अब जो क्रेडिट होगा, क्रेडिट इन दोनों का डिफरेंस होगा। जैसे अभी मैंने फार्मूला लिखा था वो वन ऑपरेशन के लिए था। क्रेडिट का क्या फार्मूला था कि आपके पास एमोर्टाइज कास्ट माइनस एक्चुअल कास्ट, ये फार्मूला था। तो ये आपके पास हो जाएगा सी डैश माइनस सी सिंपल। अब ये तो अगर आपका आई ऑपरेशन है तो आप इधर आई लिख दोगे सबस्क्रिप्ट। तो ये इसका कैलकुलेट करने का एक मेथड है। ठीक हो गया? ओके, नो सी द स्टैक एग्जांपल। आप लोग देख लें यहां पे एक्चुअल कास्ट इसकी क्या आ रही थी, पुश 1 1 और मिनिमम इसकी कितने आप वो करना चाहते हैं सारे। ठीक है, और अब आपके पास एमोर्टाइज कास्ट क्या होगी, पुश को हम 2 दे रहे हैं, पॉप और मल्टी पॉप को हम रख रहे हैं 0 बिकॉज सीक्वेंस शॉक आ रहे हैं, सीक्वेंस में आ रहे हैं। सिमिलर टू स्टैक। तो अगर आप देखें ना स्टैक का आप एनालिसिस करें, स्टैक का, तो स्टैक का सिंपल एनालिसिस करें और एमोर्टाइज एनालिसिस करें। ये सिंपल एनालिसिस हो गया जो हमने पहले किया डेटा स्ट्रक्चर में, और ये एमोर्टाइज एनालिसिस कर लें। इसमें आप लोगों ने हर ऑपरेशन को कास्ट देनी होती है। तो पुश के लिए हमने लिखा 1, पॉप के लिए लिखा 1, और मल्टी पॉप के लिए आप लोगों ने लिखा कि कितने मल्टी पॉप होंगे, उनमें मीन एस कामा के की वैल्यू हो जाएगी। ठीक हो गया? या कोई आप ओ ऑफ एन भी दे सकते हैं। एमोर्टाइज में हमने सिर्फ पुश को दिया है 2, क्योंकि जो एलिमेंट पुश होगा वो पॉप भी तो होगा, तो सीक्वेंस जो है वो तो अकर होगा। ठीक हो गया? पॉप को हमने कंसीडर कर दिया क्योंकि उसकी कास्ट किसके साथ काउंट की जा रही है, पुश ऑपरेशन के साथ। तो मल्टी पॉप की भी ऑटोमेटिकली 0 ही काउंट होगी क्योंकि वो ऑलरेडी पुश के साथ जो है वो काउंट हो चुकी होगी। तो अब आप लोग देखें, सपोज $1 रिप्रेजेंट ए यूनिट कास्ट। ठीक है, व्हेन pushing a plate using $1 to pay the actual cost of the push and leave $1 on the plate as a credit। यानी कि जब आप प्लेट उठाएंगे, ठीक हो गया, लेट करते हैं, उसके आप पे करते हैं $1, और जब आप प्लेट वापस करने लगेंगे $1 आप एक और पे कर देंगे, और ये जो $1 एक्स्ट्रा जा रहा है, ये जो एक्स्ट्रा जा रहा है ये आप लोगों का क्रेडिट कंसीडर होगा। अब ये क्रेडिट कहां पे यूज होगा, जब आप उसी स्टैक में से, यानी कि वो जो प्लेट का है, जब आप लोग उसी में से जब आप प्लेट उठाते हैं ना, तो वो ये तो आपका इंसर्ट करना वापस करने के लिए, ठीक है, तो वो वहां पे यूज होगा। यानी कि पॉप करने के लिए वो एक्स्ट्रा जो आपके पास क्रेडिट है वो वहां पे यूज हो जाएगा। ठीक हो गया? ओके, व्हेन एवर पॉप ए प्लेट, the $1 on the plate is used to pay the actual cost। तो पॉप ऑपरेशन में वो फिर फर्दर यूज हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है आपके पास, टोटल एमोर्टाइज कास्ट ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्चुअल कास्ट एंड द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट नेवर बिकम नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं होंगे, क्रेडिट आपके पास नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा, और इट विल बी यूज्ड। कहां पे यूज होगा, ऐसे ऑपरेशन पे यूज होगा जिसकी एमोर्टाइज कास्ट लेस आ रही होगी किससे, एक्चुअल कास्ट से। ठीक हो गया? ओके, नो नेक्स्ट चीज जो है इसके अकाउंटिंग के बारे में देख लें। अकाउंटिंग कास्ट अबाउट बाइनरी काउंटर के बारे में। अभी हमने अकाउंटिंग कास्ट स्टैक के बारे में डिस्कस किया था। अब हम अकाउंटिंग मेथड को किसके मुताबिक यूज कर रहे हैं, किस एग्जांपल का एल्गो के बारे में, बाइनरी काउंटर के बारे में। तो अब आप लोग देखें, लेट $1 रिप्रेजेंट ईच यूनिट कास्ट। $1 हम एक यूनिट कास्ट, यानी कि फ्लिप ऑफ 1 बिट। जब आप 0 को 1 बनाएंगे, 1 को 0 करेंगे, तो आपका $1 कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, चार्ज एंड एमोर्टाइज कास्ट ऑफ $2। नॉर्मल अगर आप लोग 0 से 1 बनाने में या 1 से 0 बनाने में $1 लेते हो, सिंपल कास्ट है, ये सिंपल एनालिसिस है। ठीक हो गया? तो एमोर्टाइज में आप लोगों ने डबल लेना है, आप लोग क्रेडिट भी रखोगे, $2 ले रहे हो एमोर्टाइज में। ठीक हो गया? अब एक इसमें जो क्रेडिट आ रहा है आपका वो $1 का आ गया। अब वो व्हेन एवर बिट इज सेट, यूज $1 टू पे द एक्चुअल कास्ट एंड स्टोर अनदर $1 ऑन द बिट एज ए क्रेडिट। अब दो जो ले रहे हैं, एक तो एक्चुअल हो गया जब बिट फ्लिप होगी,
दूसरा वो 1 जो डॉलर है वो आपका क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है। व्हेन बिट इज रीसेट, जब वो 0 से 1 दोबारा हो जाएगी या 1 से 0 दोबारा हो जाएगी, द सॉर्टेड $1 पे द कॉस्ट, वही रिमेनिंग जो क्रेडिट था वो हम वहां पे कर देंगे। तो अगर हम सिंपल में देख दे तो सिंपल में हम इसको $1 अलहदा देते कि ये भाई 0 से 1 हो गया है और 1 से 0 हो गया है, तो हम इसको $1 अलहदा लेते, ठीक हो गया। लेकिन ये तो प्रोबेबिलिटी है कि वो होगा भी या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, क्रेडिट में वो काउंट हो जाएगी चीज, वरना वो प्रोबेबिलिटी वाला वो हट जाएगा, क्रेडिट में हम हर चीज को डाल रहे हैं, ठीक है। ओके, एट एनी पॉइंट A1 इन द काउंटर स्टोर $1, यानी जब आप 1 लिखोगे तो इसका मतलब $1 स्टोर हो रहा है, और 1 जो है वो नेवर नेगेटिव, क्यों कि आपके पास टोटल क्रेडिट है। एट मोस्ट 1 बिट इज सेट इन ईच ऑपरेशन, सो एमोर्टाइज कॉस्ट ऑन द ऑपरेशन इज एट मोस्ट 2 काउंट की जाएगी, ठीक हो गया। तो एमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ n ऑपरेशन जो है वो आपके पास इस बाइनरी काउंटर के लिए O ऑफ n कंसीडर की जा रही है। और जो हमने सिंपल एनालिसिस किया था, सिंपल वो क्या था आपके पास, सिंपल एनालिसिस उसका था O n k, सिंपल में था O n k, ठीक हो गया। ये जो हो गया ये किस मेथड में हो गया, एमोर्टाइज कॉस्ट हो गई है, और इसकी जो एवरेज आई है, एग्रीगेट आया है, एवरेज कास्ट जो हम एग्रीगेट मेथड में देखते होते हैं वो O ऑफ n डिवाइडेड बाई n होता है, तो ये ऑटोमेटिकली O ऑफ 1 हो जाएगा जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक हो गया। ओके, नो कम्स टू पोटेंशियल मेथड, हमारा थर्ड टेक्निक, एमोर्टाइज एनालिसिस की थर्ड टेक्निक कौन सी है, पोटेंशियल मेथड। इट इज सेम एज काउंटिंग मेथड, वो हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था कि ये सेम है। इसमें जो क्रेडिट होगा, इसमें भी क्रेडिट हम इकट्ठा करेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा ऑपरेशन का क्रेडिट हम लेंगे और उसको हम एज ए पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे क्या कर लेंगे, यूज कर देंगे। द प्रीपेड वर्क नॉट एज ए क्रेडिट बट एज ए पोटेंशियल एनर्जी। अकाउंटिंग में क्या होता था, जो हम ले लेते थे एक्स्ट्रा डॉलर या एक्स्ट्रा हम क्रेडिट ले लेते थे, वो फिर हम उसके जो रिवर्स ऑपरेशन हो रहा होता था वहां पे हम यूटिलाइज कर लेते थे, या वहां पे यूटिलाइज कर लेते थे, ऐसे ऑपरेशन पे यूटिलाइज करते थे जिनकी एमोर्टाइज कास्ट जो होती थी वो लेस होती थी एक्चुअल कास्ट से। लेकिन यहाँ पे आप समझ लें कि जो भी प्रीपेड आपका वर्क है नॉट एज ए क्रेडिट, यानी कि ऐसा काम जो आप लोगों ने एक्चुअल एल्गो से पहले किया और क्रेडिट नहीं है, तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे यूज हो जाएगा। तो पोटेंशियल इज एसोसिएटेड विद डेटा स्ट्रक्चर एज ए होल रेदर देन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट विद इन द डेटा स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप स्टैक पे कर रहे हो, स्टैक में, तो स्टैक में आप लोगों ने क्या करना होगा कि जब वो पूरा डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेशन हो गया उसके बाद फिर आप लोगों ने क्रेडिट को वो करना होगा। ये नहीं होगा कि हर स्टेप पे, जैसे अकाउंटिंग में था, हर पुश के ऊपर, हर पॉप के ऊपर क्रेडिट की एडजस्टमेंट हो रही थी। पुश पे क्रेडिट इंक्रीज हो रहा था और पॉप पे हम क्रेडिट को क्या कर रहे थे, ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज कर रहे थे, ठीक हो गया। ये ओवरऑल डेटा स्ट्रक्चर पे वर्क करेगा, उसके इंडिविजुअल ऑपरेशन पे नहीं, ठीक हो। ओके, अब इसका मेथड देखें कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। पहले उसका मेथड है, इसका आइडिया, थीम क्या है, इनिशियल डेटा स्ट्रक्चर डी नॉट, फाइन, एन ऑपरेशंस, आपने उसके ऊपर एन ऑपरेशन किए तो इस डेटा स्ट्रक्चर की ये वेराइटीज आ गई, यानी कि D1 आफ्टर 1 ऑपरेशन, D2 आफ्टर, यानी कि डी नॉट इनिशियल हो गया, D1 फर्स्ट ऑपरेशन, D2 सेकेंड ऑपरेशन, D3 थर्ड ऑपरेशन, ठीक हो गया, एंड सो ऑन, और DN आपके पास N ऑपरेशन के बाद हो जाएगा, फाइन। ये चीज है, और हर एक ऑपरेशन के जो आप डेटा स्ट्रक्चर पे कर रहे हो उसकी एक कास्ट है, ठीक हो गया। ए पोटेंशियल फंक्शन क्या है जिसको हम फाई से शो कर रहे हैं, ठीक है। अब फाई ऑफ डी ऑफ आई इक्वल टू रियल नंबर्स होगी, कोई वैल्यू होगी रियल नंबर, ठीक है, यानी कि फाई ऑफ डी ऑफ आई ये आपके पास रियल नंबर होगी, और आई जो है वो आपका 1 2 3 4 ऑपरेशन को शो करेगा। फाई डी ऑफ आई
इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ डी ऑफ आई। अब फाई फंक्शन जो है ये पोटेंशियल वो शो कर रहा है किसकी, डी ऑफ आई की। एमोटाइज कास्ट सी आई कंप्लीमेंट ऑफ द ith ऑपरेशन इज। अब आप क्योंकि ये भी तो क्रेडिट को होल्ड करता है जैसे अकाउंटिंग करता था, तो इसकी भी हम एमोटाइज कास्ट ही लेंगे, ठीक है। ये देखें सी ऑफ आई एमोटाइज कास्ट इक्वल टू एक्चुअल कास्ट, ये एक्चुअल है और ये एमोटाइज है, इक्वल टू फाई डी ऑफ आई माइनस फाई डी ऑफ आई माइनस 1 प्रीवियस ऑपरेशन। तो एक्चुअल कास्ट इक्वल टू पोटेंशियल चेंज हो जाएगी, यानी कि ये ऑपरेशन 3 और 2 में क्या पोटेंशियल चेंज आई है, ये आपका पोटेंशियल चेंज है, ठीक हो गया। अब पोटेंशियल चेंज देखें, पोटेंशियल चेंज बिटवीन D3 एंड D2 क्या होगा, तो आप लोग लिखोगे कि D3 माइनस पोटेंशियल D2, दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है। और यही आप लोगों के पास क्या होगा, ये एमोटाइज कास्ट जो होगी वो यूज होगी, ठीक हो गया। ओके, अब आपके पास अगर ये तो एक उसका कास्ट था, एक ऑपरेशन के बाद क्या था कि डेटा स्ट्रक्चर पे क्या चेंज आई। अब अगर आपके पास आई वो हो ऑपरेशंस हो, तो ये आप एन ऑपरेशन या आई ऑपरेशन, ये देखें एन ऑपरेशन टोटल है जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, एन ऑपरेशन हो तो एन ऑपरेशन के लिए जो आपके पास एमोटाइज कास्ट होगी इक्वल टू आपके इन चीजों की हो जाएगी, ठीक है। हर एक स्टेप पे एक्चुअल कास्ट प्लस पोटेंशियल चेंज, एक्चुअल कास्ट प्लस पोटेंशियल चेंज, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। तो आप लोगों को मैं फार्मूला भी लिख के दोबारा दे देता हूं कि आप लोग इसको कैसे यूज करेंगे। देखें आप लोग, ये आप टेबल बना लेंगे, ये आई और जिसने n तक n जाना है, ठीक है, n i to n, यानी कि आप समझ लें कि n जो है वो 1 to क्या हो जाएगा, i जो है 1 to n हो जाएगा, 1 2 3 n तक, ठीक है। ये आपके पास एक्चुअल कास्ट और ये आप लोगों के पास 5d ऑफ i और ये उसके प्रीवियस di माइनस 1 और आपके पास एक और कॉलम आप लोग ऐड कर लेंगे जिसकी हेडिंग क्या होगी, c ऑफ i, ठीक हो गया, कंप्लीमेंट। तो अब अगर इसकी कास्ट है 2 c1 और इसकी आप स्टार्ट जो होगी वो क्या होगी, 0 पोटेंशियल, इनके चेंज नहीं है, फर्स्ट पे चेंज जितना आता है वो कर लेंगे 1 और इसके प्रीवियस का नहीं होगा, तो अब फिर इनका डिफरेंस जो होगा वो फिर आप लोग इसके एज ए क्रेडिट जो है वो काउंट कर लेंगे। तो इस प्रोसेस से इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल मेथड में हम क्या करते हैं, हम ओवरऑल डेटा स्ट्रक्चर का व्यू देते हैं और हर ऑपरेशन का नहीं, हर ऑपरेशन की क्रेडिट और वो हम क्रेडिट को वापस यूटिलाइज करना होता है वो नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक ऑपरेशन के बाद देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर में क्या चेंज आई है, उसके बाद नेक्स्ट जब हम चेंज करते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं, तो फिर हम दोनों स्टेट का कंपैरिजन करते हैं कि पोटेंशियल चेंज क्या है, क्या हमें क्रेडिट को यूटिलाइज करना है या क्रेडिट को गेन करना है, ठीक हो गया। ओके, अब आपके पास इफ आपके पोटेंशियल चेंज जो है फाइनल इटरेशन की ऑल, यानी कि जो फाइनल आपके पास n नंबर ऑफ ऑपरेशन है उसके पोटेंशियल चेंज जो है वो ग्रेटर देन है आपके फर्स्ट पोटेंशियल चेंज देन टोटल एमोटाइज कास्ट इज द अपर बाउंड ऑफ द टोटल एक्चुअल कास्ट। नो कम टू कि आपके पास जो nth ऑपरेशन होगा आफ्टर n ऑपरेशन, आपके पास जो पोटेंशियल चेंज आएगी वो आपके पास phi d ऑफ n होगी। It should be greater than or equal to potential change when there is no operation performed. यानी कि आपके पास d ऑफ 0 का मतलब यही है कि आपने अभी तक कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, ठीक हो गया। ओके, नो, बट वी डोंट नो हाउ मेनी ऑपरेशंस इफ यू हैव दिस केस, यानी i जो है ये आपके i ऑपरेशन को शो कर रहा है, ith ऑपरेशन को, ठीक है। इट इज कन्वीनियंट टू डिफाइन कि आप पहले 0 इनिशियलाइज करें। ये मैंने पिछले टेबल में अगर आप लोग व्यू करें तो ये देखें मैंने स्टार्ट में ही इसको 0 ले लिया था। तो शुरू में जो डेटा स्ट्रक्चर आपको व्यू होगा
उसमें अभी तक कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, तो उसकी पोटेंशियल चेंज आपके पास क्या नोट होगी, 0। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप काउंट करना शुरू करें कि आप जब आई ऑपरेशन 1 कर देंगे फिर क्या चेंज होगी, आई 2 कर देंगे फिर आप लोगों के पास क्या चेंज आएगी। इफ द पोटेंशियल चेंज इज पॉजिटिव, यानी कि अगर वो आपके पास ये आ जाता है पॉजिटिव, देन इसका मतलब ये है कि आपके पास एमोर्टाइज कास्ट जो है इज एन ओवरचार्ज। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास पॉजिटिव वो आ रही है, क्रेडिट आपके पास आ रहे हैं। ठीक हो गया, ओवरचार्ज हो रहा है। और अदरवाइज अंडर चार्ज हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब है फिर नेक्स्ट जो पोटेंशियल चेंज आएगी उसके साथ ये कंपनसेट हो जाएगा। ठीक हो गया, ओके। अब पोटेंशियल मेथड को हम स्टैक एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं कि स्टैक में क्या होगा। पोटेंशियल फॉर ए स्टैक इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन द स्टैक। स्टार्ट में पोटेंशियल चेंज क्या होगी, 0, और डी ऑफ आई ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। एमोर्टाइज कास्ट ऑफ स्टैक ऑपरेशन, पुश के लिए क्या होगी, पोटेंशियल चेंज इसकी देखें आप लोग, डी आई माइनस पोटेंशियल चेंज ऑफ डी आई माइनस 1। ठीक हो गया। और ये आपके पास होगा s प्लस 1 माइनस एस, इट इज इक्वल टू 1, तो ये 1 काउंट होगा। और एमोर्टाइज कास्ट जो होगी इसकी यहाँ पे 2 होगी। अब ये 1 क्यों है, क्योंकि स्टार्ट में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था, तो उसकी अब क्या कर रहे थे, पोटेंशियल जो चेंज थी वो 0 काउंट कर रहे थे। ठीक हो गया। इसी तरह पॉप के लिए आप लोग देख लें, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है आयत, इस पे ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, तो आपस में ये जो पोटेंशियल चेंज आती है ये क्या हो जाएंगे, कंपनसेट हो जाएंगे। ठीक हो गया। और एमोर्टाइज कास्ट इस केस में जब ये नेगेटिव आएगा 0 काउंट हो जाएगी, और यहाँ पे आया तो एक ऐड हो गई थी। ये चीज आप लोग देख लें, ये फार्मूला हमने प्रीवियस स्लाइड पे भी डिस्कस कर लिया था। अब अगर आप मल्टी पॉप ऑपरेशन करते हैं तो फिर आप लोगों के पास ये माइनस के इसका वो होगा, क्योंकि आप तो मैनी डिलीट कर रहे हैं, और फिर आप लोगों के पास वो जो के प्लस जो पहले पुश के वक्त हो चुका था, जो पॉजिटिव आ चुके थे, वो इसके साथ नेगेटिव हो जाएंगे और आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। सो एमोर्टाइज कास्ट ऑफ ईच ऑपरेशन इज दिस। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एमोर्टाइज कास्ट ऑफ ईच ऑपरेशन इज 1 एंड टोटल एमोर्टाइज कास्ट ऑफ इज n हो जाएगा, क्योंकि वो हमने हर पोटेंशियल के ऊपर देख लिया है ना कि एक ऑपरेशन के बाद दूसरे ऑपरेशन पे जाते हैं तो पोटेंशियल चेंज कितने की आ रही है, स्टैक एग्जांपल में 1 की। ठीक हो गया। तो एमोर्टाइज कास्ट भी हमारे पास क्या होगी, वो आइदर इट विल बी पॉजिटिव, यानी जब पोटेंशियल चेंज अकर होगी, वरना वो फिर 0 की तरफ आएगी, उसमें से एक वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। और स्टार्ट वाली जो होगी ना, जो आप फाई ऑफ डी ऑफ 1 माइनस फाई ऑफ डी ऑफ 0 करोगे, वो ऑलवेज आप लोगों को क्या मिलेगी, 1। ओके, नो पोटेंशियल मेथड फॉर बाइनरी काउंटर। इसके लिए आप लोग क्या करोगे, डिफाइन द पोटेंशियल काउंटर आफ्टर द इंक्रीमेंट। ये देख लें आप लोग, ये स्टार्ट करने, और इट शुड बी फाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। नो लेट्स एक्सप्लेन इट। Let us compute amortized cost of an operation. Suppose ith operation reset ti bit, यानी कि फ्लिप आपने पहले देखना है, फ्लिप किस बिट का हो रहा है, आई बिट का फ्लिप हो रहा है। नंबर है ना आपके पास 0 1 2 इस तरह के, ये 0 0 1 इस तरह के, तो ये बिट आई नंबर 1 2 3 4 5 6 और के आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक हो गया। एक्चुअल कास्ट जो है वो आपके पास ये है, जो आपके पास बिट में चेंज +1 कंसीडर की जा रही है, और आपके पास अगर बी ऑफ आई 0 है, देन आयत ऑपरेशन जो होगा वो आप लोगों के पास के कंसीडर किया है। अगर सारे 0 हो तो आप पूरे इसको चेंज करोगे, शिफ्ट करोगे, स्कैन तो करना पड़ेगा, आपके पास फाइनल कहां तक जाएंगी, आपके पास के तक। ठीक हो गया। इफ बी ऑफ आई ग्रेटर देन 0, देन बी ऑफ आई इक्वल टू बी ऑफ आई माइनस 1 ये वही फार्मूला है जो हमने पिछले स्टैक के लिए लिखा था कि s प्लस 1 इंटू -1 माइनस एस, और इसी तरह फिर नेक्स्ट इसके लिए लिखा था कि फाई ऑफ आपके पास डी ऑफ आई माइनस फाई ऑफ
डी ऑफ आई माइनस 1। तो यही फार्मूले दोबारा चल रहे हैं। सो पोटेंशियल चेंज आप लोग ये देखें, ये वही फार्मूला आ गया है जो मैंने अभी लिखा है। ये आप इसको रिप्लेस कर दें, 1 माइनस टी ऑफ आई, पोटेंशियल चेंज हो गई। एमोटाइज कास्ट कितनी हो जाएगी इसकी 2, एक वो फ्लिप करने की और एक उसको स्कैन करने की। फाइन। तो टोटल एमोटाइज कास्ट ऑफ एन ऑपरेशन विल बी ओ ऑफ एन, और इसका वर्स्ट केस एनालिसिस देखें तो वो भी आपके पास ओ ऑफ एन ही काउंट होगा। ओके, नो, हमने सिर्फ 2 एग्जांपल मेन डिस्कस की। कौन कौन सी? एक फर्स्ट वन जो थी वो स्टैक के बारे में थी, दूसरी हमारे पास जो थी एग्जांपल वो बाइनरी काउंटर के बारे में थी। हमने दोनों एग्जांपल के ऊपर एमोटाइज एनालिसिस किया बाय यूजिंग ऑल इट्स मेथड। कौन कौन सा? एग्रीगेट, काउंटिंग एंड पोटेंशियल मेथड से डिफाइन किया। अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ये डायनामिक टेबल के बारे में। डायनामिक टेबल मीन जब, जैसे हमने हैशिंग में पढ़ा था, जब आप लोग रीहैश करते हैं तो क्या होता है कि एक टेबल का साइज अगर n है तो वो नेक्स्ट इसमें हम उसको 2n कर देते हैं ताकि वो, और फिर दूसरा काम क्या करते थे, रीहैशिंग अगर आप लोगों को याद पड़ता हो तो उसमें हम क्या करते थे, अगर टेबल का साइज n है तो फिर हम, और वो फिल हो गया और कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, कोलिजन हो रही है, देन हम क्या करते थे, उस टेबल का साइज डबल कर लेते थे, ये n और ये n डबल साइज हो जाता था, और इसमें जो एलिमेंट पड़े होते थे 5, 6 उसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते थे। ठीक हो गया, 2 ऑपरेशन, साइज का डबल करना और फिर प्रीवियस एलिमेंट को शिफ्ट करना। अब यही सिनेरियो पे हम एमोटाइज एनालिसिस के थ्रू करेंगे कि हम उसका एनालिसिस कैसे करेंगे। फाइन, ओके। ए नाइस यूज ऑफ एमोटाइज एनालिसिस यानी कि डायनामिक टेबल जो है, टेबल इंसर्शन एंड टेबल डिलीशन, दीज आर 2 बेसिक ऑपरेशन। सिनेरियो क्या है इसके? ए टेबल में बी हैश टेबल, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, डोंट नो हाउ लार्ज इन एडवांस, मे एक्सपेंड विद इंसर्शन, मे कंट्रैक्ट विद डिलीशन। यानी डायनामिक है, जब एलिमेंट ज्यादा इंसर्ट होंगे ये डबल होता जाएगा, एलिमेंट डिलीट होते जाएंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका साइज रिड्यूस हो जाएगा। और इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पे फोकस पॉइंट नहीं बनाना। ठीक है, अब O ऑफ 1 इज एमोटाइज कास्ट है इसकी, कि हमने इसको O ऑफ 1 में काउंट करना है। ये हमारा इसका यानी कि गोल है इसको स्टडी करने का, एमोटाइज एनालिसिस का। इसका अनयूज्ड स्पेस ऑलवेज, अनयूज्ड स्पेस ऑलवेज लेस देन अ फ्रैक्शन ऑफ द एलोकेशन स्पेस, ये चीज याद रखनी है। अनयूज्ड स्पेस जो होगी वो हमेशा कम रहेगी, किससे? कांस्टेंट जो फ्रैक्शन है जो आप एलोकेट कर चुके हैं उससे। और उसके लिए हमने एक लोड फैक्टर, अगर आपको याद पड़ता हो, लोड फैक्टर कैलकुलेट किया था, लैम्डा। ठीक हो गया कि कितनी स्पेस आप यूज कर चुके हो। जैसे लेट करते हैं टेबल का साइज है ये 2, 3, 4, ये 5, ये 2 एम्प्टी है। तो अब इसमें हमारे पास होता था n ओवर n, ठीक है, 3 यूज हुए और n आपके पास है 5, तो इसकी वैल्यू आप लोग लिखते हो 563 लैम्डा आ जाता था। तो अगर ये लैम्डा जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू होता था 0.5, देन आप लोग रीसेट साइज ऑफ टेबल करते थे। तो ये आप हमने रीहैशिंग में पढ़ा था। ठीक हो गया। अब ये वो कांस्टेंट फ्रैक्शन है, जब भी एलोकेट स्पेस कांस्टेंट फ्रैक्शन से लेस होगी तो ठीक है, ज्यादा होगी तो फिर आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। अब डायनामिक टेबल में लोड फैक्टर जो भी हमने डिस्कस किया, ये देखें, इफ साइज 0 देन नम इज 0, एंड ये लोड फैक्टर, ये लैम्डा भी था, अल्फा भी यूज हो रहा है। ठीक है, नम स्लैश साइज और नम नंबर ऑफ आइटम स्टोर, और साइज जो है ये एलोकेटेड साइज हो गया। ठीक हो गया। नेवर अलाउ लैम्डा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, क्योंकि लोड फैक्टर ऐसे ये से ना हो, फिर तो कोलिजन होगी ही होगी। अब ये 1 से कब ज्यादा होगा? जब आपके पास साइज जो आप लोग स्टोर करना चाहते हैं, नंबर you want to store greater than total size, टोटल साइज से ग्रेटर हो जाएं तो फिर तो लाजमी बात है आप लोग इस चीज को अलाउ नहीं कर सकते कि कैपेसिटी आपके पास 10 एलिमेंट की और आप 11 स्टोर करना चाहें। अब डायनामिक टेबल के एक्सपेंशन इंसर्शन के साथ कैसे होगी, यानी कि टेबल
डबल कैसे होगा, या इसका हम कोई फ्रैक्शन पॉइंट वो कर लें कि कितने इसके साइज इंक्रीज होगा। देखें आप लोग, कंसीडर ओनली इंसर्शन व्हेन टेबल बिकम फुल डबल इट्स साइज, ठीक है, एंड री इंसर्ट ऑल एग्जिस्टिंग एलिमेंट। और जैसे मैंने आप लोगों को रीहैशिंग में समझाया, ठीक हो गया। गारंटीज कि लोड फैक्टर जो है वो हमेशा क्या होगा इसमें, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2.5 each time we actually insert them an item into the table, it is an elementary insertion। जब भी हम इंसर्ट करेंगे वो आपकी elementary insertion कहलाएगी। और ये उसका एक सूडो कोड है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं। अब साइज टेबल 0 है, देन एलोकेट टेबल विद 1 स्लॉट, साइज टेबल 1। और अगर आपके पास ये नम साइज बराबर हो जाते हैं, देन इसका साइज डबल आप कर देंगे, 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 4 से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। और ये आपका एक्चुअली ये टेबल साइज जो है ये एडजस्ट हो रहा है, देखें, रीसेट टेबल साइज। और फिर आप लोग इंसर्ट एक्स इनटू टेबल, वो जो एक्स आपके पास पुराने टेबल में पड़े थे ओल्ड साइज इसमें, वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को इस न्यू टेबल में शिफ्ट करने हैं, ठीक है। अब इसका एग्रीगेट एनालिसिस देखें। रनिंग टाइम चार्ज 1 पर एलिमेंट्री इंसर्शन, एक इंसर्शन करेंगे तो उसको चार्ज 1 कर रहे हैं। काउंट ओनली द एलिमेंट्री इंसर्शन हम काउंट करेंगे, ठीक है। और एलिमेंट्री इंसर्शन फिर देख लें आप लोग क्या था, ये देखें, each time we actually insert an atom into the table it is an elementary। जब भी हम एलिमेंट इंसर्ट करेंगे वो आपका एलिमेंट्री इंसर्शन होगा। वो एलिमेंट्री नहीं होगा जब हम एक ओल्ड टेबल से डेटा न्यू टेबल की तरफ ले जाएंगे, वो एलिमेंट्री नहीं, यानी कि न्यू एंट्री आपके पास जो है वो अलाउ होगी। फाइन, सिंस ऑल अदर कास्ट टुगेदर आर कांस्टेंट पर कॉल, सो आपके पास एक्चुअल कास्ट जो होगी ith ऑपरेशन की, इफ नॉट फुल ये 1 काउंट होगी, इफ फुल ये आपके पास i-1 काउंट हो जाएगी, ठीक हो गया। तो सी ऑफ आई जो है वो आई जो इंसर्शन नंबर होगा वही उसकी कास्ट काउंट हो जाएगी। अब इसका क्विक एनालिसिस या कर्सर एनालिसिस में क्या है, एन ऑपरेशन है तो आपके पास एन, और एन स्क्वायर कब आएगा, फॉर ऑल एन ऑपरेशन है, ठीक हो गया। जितनी बार भी आपके टेबल एक्सीड हुआ है, मतलब 5 बार एक्सीड हुआ है तो वह आउटर लूप हो गई, और हर एक में जितने एलिमेंट इंसर्ट किए हैं वो इनर लूप हो गई, तो ये वर्स्ट केस उसका क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद है वी डोंट ऑलवेज एक्सपेंड इट। अब ये आपके पास है सी ऑफ आई, इफ आई एग्जैक्ट पावर ऑफ 2 अदरवाइज इट विल बी 1। तो टोटल कास्ट आपके पास क्या हो जाएगी, ये थिंग 3 टाइम आप लोगों ने इसको इंक्रीज करना है। अब एग्रीगेट एनालिसिस से एमोटाइज कास्ट पर ऑपरेशन इक्वल टू 3 क्यों कि अब आप लोग एग्रीगेट आप जब निकालोगे तो एग्रीगेट का फार्मूला क्या है, आपके पास O ऑफ n ओवर n, तो आप 3n लिखोगे ओवर n लिखोगे तो ये कास्ट और ये आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये 3 आपको यहां से मिल जाएगा, ये एग्रीगेट मेथड का फार्मूला था। अकाउंटिंग एनालिसिस कैसे करोगे, अब हम लेट कर रहे हैं कि $3 चार्ज कर रहे हैं पर इंसर्शन। क्यों $3? 1 पे फॉर x इंसर्शन, ठीक हो गया, 1 पे फॉर x इंटू मूव इंटू फ्यूचर में मूव करना हो, $1 पे फॉर सम अदर आइटम टू बी मूव्ड, ठीक हो गया। तो दो आपके पास क्या हो जाएंगे, वो क्रेडिट में आ जाएंगे, $2 क्रेडिट में आ जाएंगे। और वो क्रेडिट कब यूज होगा, क्योंकि हमने तो कहा है कि हमने तो एलिमेंट्री ऑपरेशन कंसीडर करने हैं, हमने बाकी ऑपरेशन कंसीडर नहीं करने। फॉर एग्जांपल ये देखें ना, आप लोगों के पास ये आपके टेबल है, आपने पहला एलिमेंट किया, दूसरा, ये आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन है। लेकिन जब इसका साइज बढ़ेगा, मतलब ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, अब जब इसका साइज बढ़ेगा तो आप लोगों ने इनसे कितने डॉलर आप वो कर चुके होंगे, $15, ठीक हो गया। अब ये जो कॉपी होंगे, ठीक है, अब ये जो कॉपी हो रहे हैं तो इनकी कोई कास्ट नहीं होगी, इनकी कोई कास्ट नहीं होगी, लेकिन इन आगे 5 की कास्ट होगी। तो अब ये जो कास्ट नहीं हो रही, हम तो ऑपरेट तो कर रहे हैं, हम मूव तो कर रहे हैं, तो ये कास्ट इसमें से क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। फाइन, ओके, सपोज वी जस्ट एक्सपेंड साइज m, देन ऑपरेशन दिस साइज इक्वल, assume that expansion used all credit, so there is no credit store after the expansion। वही चीज जो भी मैंने आपको बताई है वो यहाँ पे फाइनल है। have
$2 जो है आपके पास क्रेडिट है फॉर नेक्स्ट एक्सपेंशन। जब नेक्स्ट एक्सपेंशन होगी उसके लिए, एक मूव के लिए और एक एक्सपेंशन के लिए। एक्सपेंशन के भी कोई कास्ट नहीं है, तो ये आपका इसका काउंटिंग का वो हो गया। ठीक है, अब पोटेंशियल मेथड के थ्रू, अब इसके पोटेंशियल मेथड के हम 2 काउंट कर रहे हैं, एक उसके ओल्ड टेबल का साइज और एक उसके न्यू टेबल का साइज, इसमें डिफरेंस। ठीक है, यानी पहले उसका साइज अगर 5 था, नेक्स्ट इसमें उसका 10 हो जाता है, तो वो, और ये आप फाइनल इसका देख लें, ये चीज, ये पोटेंशियल इसका फार्मूला है। ठीक है, और ये हम चीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसकी पोटेंशियल की, कि हर दफा टेबल का स्ट्रक्चर के ऊपर आप लोगों ने क्या करना होगा, आपने इंडिविजुअल ऑपरेशन पे नहीं करना, जब पूरे डेटा स्ट्रक्चर पे करना है कि जब वो चेंज होगा तो उनके दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल चेंज आई है उसकी कास्ट यानी कि उसका क्रेडिट हम कितना ले रहे हैं। ठीक हो गया, ये चीज हो गई। अब पोटेंशियल मेथड में ये देख लें आप लोग, एमोटाइज कास्ट ऑफ ith ऑपरेशन, नंबर ऑफ ith ऑपरेशन, साइज ऑफ ith ऑपरेशन और टीट आफ्टर ith ऑपरेशन, ये आप पोटेंशियल चेंज है। इफ नो एक्सपेंशन तो ये चीज रहेगी, और आपके पास ये फार्मूला 3 रह जाएगा, और 3 वही है जो हमने अकाउंटिंग में क्रेडिट काउंट किया था। फाइन, अगर ये एक्सपेंड होता है तो फिर आपके पास क्या साइज हो जाएगा इसका, ये मेंशन है इसका। ठीक हो, एक्चुअल कास्ट के सारे एलिमेंट। और फाइनली जब आप इसको ओवरऑल कैलकुलेट करें, ये देखें एक्चुअल कास्ट माइनस थीटा आई माइनस ए, और इनको पुट कर दें, एक्चुअल कास्ट नम ऑफ आई है, इनको इधर ये आपके पास थीटा ऑफ फाई ऑफ आई हो गया, और ये फाई ऑफ आई माइनस 1 हो गया। इनको सिंप्लीफाई करें तो आपको फिर यहां से भी कास्ट क्या मिल जाएगी, एमोटाइज कास्ट 3 मिल जाएगी। पोटेंशियल में भी अकाउंटिंग जो मेथड था उसमें भी आपको 3 मिल गई, और जो पहले वाला था जो हमने मेथड एग्रीगेट किया था उसमें भी आपको 3 मिली है। तो तीनों एनालिसिस में आपको इसकी जो कास्ट मिली है एमोटाइज कास्ट, वो 3 मिल गई है। सो दिस वाज the end of our today lecture, but before ending it I would like to conclude it. आज के दिन में हमने पढ़ा कि सिंपल एनालिसिस तो हमने अभी तक किया, यानी कि डिफरेंट एल्गोरिथम का सिंपल एनालिसिस हम लोगों ने परफॉर्म किया। उसमें क्या होता था, उसमें हम बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस काउंट कर लेते थे। चले, बेस्ट और जो वर्स्ट केस है ये भी बेस्ट प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली जो एवरेज केस होता है ये फोकस करता है प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने लीनियर सर्च की एग्जांपल आपको बताई कि आपका एलिमेंट जो है फर्स्ट लोकेशन पे भी फाइंड हो सकते हैं, एन पे भी हो सकते हैं, और 2 से लेकर n-1 के दरमियान किसी भी लोकेशन पे वो एलिमेंट जो है वो फाउंड किया जा सकता है, तो प्रोबेबिलिटी है। एमोटाइज एनालिसिस जो है ये आप लोगों को नंबर 1 प्रोबेबिलिटी को काउंट नहीं करता, आपको एग्जैक्ट आपका एनालिसिस करके बता देते हैं। सेकंड में इसका ये है कि आपके पास जो आप समरी उसका लेते हो, जैसे आप देखें ना यहाँ पे कि आप लोग जो है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो नॉर्मल, जैसे मैंने आपको स्लाइड के स्टार्ट में एग्जांपल दी थी कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू a+1। नॉर्मल एनालिसिस में हम हर एक को कास्ट देते हैं, ठीक हो गया, ये एक्चुअल कास्ट होती है फॉर वन ऑपरेशन। बट हियर वी कंसीडर ए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, हम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को कुछ कास्ट असाइन कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, वो एमोटाइज कास्ट होती है। और वो एमोटाइज कास्ट जो होती है उस सीक्वेंस के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं उनकी तमाम की वर्स्ट केस को लेते हुए हम फिर एवरेज केस वो करते होते हैं, फाइंड करते होते हैं। मतलब एक सीक्वेंस है, इसके वर्स्ट, इसका क्या है वर्स्ट, इसका वर्स्ट क्या है, इसका वर्स्ट क्या है, फिर इनका हम एवरेज ले लेते हैं, तो वो हमारे पास एवरेज एमोटाइज कास्ट जो है वो काउंट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने इसके 3 मेथड, एग्रीगेट, काउंटिंग एंड पोटेंशियल, ये हमने 3 मेथड इसके डिस्कस किए। इसके लिए हमने 3 एग्जांपल ली, स्टैक की, बाइनरी काउंटर की, और आपके पास जो था डायनामिक टेबल की। तीनों में हमने इन तीनों मेथड को एनालाइज किया, ठीक हो गया, और तीनों का रिजल्ट आपको सेम ही मिला। सबसे पहले एग्रीगेट क्या होता है, एग्रीगेट जो मेथड है इसमें हम एवरेज कास्ट जो होते हैं एन ऑपरेशन के लिए निकाल के जो भी आ जाती है डिवाइडेड बाय एन कर लेते हैं, तो आपको एक कांस्टेंट कास्ट जो है एमोटाइज कास्ट मिल जाती है। अकाउंटिंग कास्ट में क्या होता है, अकाउंटिंग कास्ट में जो है हम लोग सबसे पहले जो करते हैं हर एक्चुअल कास्ट के साथ साथ हम उसकी एमोटाइज कास्ट हर ऑपरेशन को असाइन करते हैं, ठीक हो गया।
और वो असाइन इस तरह कहते हैं कि बास ओवर चार्ज भी कर लेते हैं कास्ट। मसलन आप जैसे पुश, हमने स्टैक में देखा, जब हम पुश करते थे तो हम $1 की बजाय हम $2 ले रहे थे। $2 क्यों? क्योंकि वो $1 जो हमारा क्रेडिट में चला गया है, क्रेडिट में, वो जब हम पॉप ऑपरेशन करेंगे तो वो वहां पे यूटिलाइज हो जाएगा। अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर पे ऑपरेशन खत्म हो गए हैं और आपके पास अभी तक क्रेडिट भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक फुली जो उस डेटा स्ट्रक्चर में है तमाम ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुए, कुछ ऑपरेशन जो है वो रिमेनिंग है। यानी कि जब आपके सारे ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएं और आपका डेटा स्ट्रक्चर वापस उसी फॉर्म में आ जाए तो एमोर्टाइज की जो कास्ट होगी, यानी उसका जो क्रेडिट होगा, वो उस वक्त 0 काउंट होगा। एमोर्टाइज जो क्रेडिट होता है, इसके 0 होने का मतलब यह है कि आपके तमाम ऑपरेशन जो है, चाहे वो जैसे स्टैक में पुश और पॉप, ये कंप्लीट हो चुके हैं और आपकी स्टैक जो है वो एम्प्टी है। जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल में हम इंडिविजुअल ऑपरेशन को कोई कास्ट नहीं देते, ना एमोर्टाइज कास्ट देते, ना कुछ भी नहीं कहते, ना सीक्वेंस पे कहते हैं। हम देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर के इस पे। फॉर एग्जांपल, जब आपकी पहला ऑपरेशन हो गया तो आपके स्टैक की क्या वो चेंज आई है और आफ्टर इंसर्शन उस पर क्या चेंज आई है। यानी शुरू में स्टैक एम्प्टी है, फिर आपने एक एलिमेंट इंसर्ट कर लिया, तो इन दोनों में क्या पोटेंशियल चेंज है। तो हम डेटा स्ट्रक्चर उससे चलते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, हम इंडिविजुअल ऑपरेशन को नहीं देखते। और पोटेंशियल चेंज के लिए जो फार्मूला है वो फाई का है। ठीक हो गया? आपके पास DI जो एग्जिस्टिंग इटरेशन होती है माइनस पोटेंशियल चेंज ऑफ प्रीवियस I-1। और एक बात ये याद रखनी है कि स्टार्ट में जो डेटा स्ट्रक्चर होता है D0, वो ऑलवेज आप लोगों के पास क्या काउंट होगा, वो 0 काउंट होगा। ठीक हो गया? दिस इज द एंड ऑफ dear student, this is the end of our today lecture, and inshallah in next lecture we will discuss about data compression algorithms. See you later inshallah. Thank you very much dear student. Allah Hafiz.